हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल ओरिजिनल इनसाइट्स बाय आबिद। एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं आपको किडनी के रिलेटेड नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, खुद भी सीखने की कोशिश और आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारा टॉपिक आज होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब, like, hit the bell icon so that I can continue to upload the videos related to the same. So दोस्तों, जो हमारा आज टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये वर्ड आपने मेरे पहले लेक्चर में भी सुना होगा, जिसकी हेल्प से मैंने दो फंक्शंस को डिस्क्राइब किया वहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड वाटर रेगुलेशंस। अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे तो मैं आपको वो अच्छी तरह से नहीं समझा पाया कि कैसे किडनी का ये मैकेनिज्म उनको रेगुलेट करने में, उन फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। पर आज के वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे, कैसे हमारे इन फंक्शंस को ये किडनी रेगुलेट करती है। विद द हेल्प ऑफ लेवलर डायग्राम मैं आपको ये समझाऊंगा आज। कुछ कंसेप्ट है इसमें अच्छे, उनको समझेंगे, उनको सीखेंगे, और कुछ कंफ्यूजन्स भी आज तक रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो उनको भी हम दूर करेंगे आज। चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। ये एक ऐसी प्रोसेस हो रही है हमारी किडनीज में, जिसकी बदौलत हमारी किडनीज हेल्प करती है टू कंसंट्रेट द यूरिन एंड कंजर्व मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम इट व्हेन देयर इज नीड। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो मैकेनिज्म है, इसकी हेल्प से हमारी किडनी क्या करती है कि ये इस यूरिन को कंसंट्रेट करने में, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट्स को रीअब्सॉर्ब, रिटेन, रिगेन करने में, और जो वाटर उसमें प्रेजेंट हो उसको कंजर्व करने में, रिस्टोर करने में ये मैकेनिज्म हेल्प करता है बेसिकली। अब ये हेल्प कैसे करता है वो हम सीखेंगे एक प्यारे से लेवल डायग्राम में। ठीक है बेटा, so let's dive deep into this diagram and understand all the mechanisms going on। ये आपके सामने डायग्राम जिसमें दो पोर्शंस आपको दिखेंगे। फर्स्ट वन, इट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इट्स अ पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली। एज यू कैन सी, ये मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर पार्ट है जो कि परफॉर्म करता है इनसाइड द लूप ऑफ हेनली। और जो ये पोर्शन है, सपोज करो ये पोर्शन जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो नेफ्रॉन है इनसाइड द किडनी, ये उसका स्ट्रक्चर है। पहले इसमें क्या होता है कि पहला वाला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ से जो कैपिलरीज होती है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है। ठीक है, उसके बाद जो पोर्शन होता है दैट इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो ये फिल्ट्रेट होता है इसमें, जो फिल्ट्रेट रन करता है ना बेटा, किसमें, इस सारे नेफ्रॉन में, उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। और उसकी अपनी एक ऑस्मोलैरिटी होती है। अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो इट इज एक्चुअली व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो टुगेदर बना देते हैं सोल्यूशन। ब्लड भी एक सोल्यूशन और ये फिल्ट्रेट भी एक सोल्यूशन होता है। जो सोल्यूशन का काम होता है उसमें उसमें एक अपनी ऑस्मोलैरिटी होती है। इन सिंपल वर्ड्स, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड ए सोल्यूशन। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम स्टार्टिंग बिगिनिंग कितनी होती है, वो आप देख पा रहे होंगे अभी, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। जो इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी होती है एट बिगिनिंग, जब ये मेडुला में जाने से पहले कॉर्टेक्स के इनर साइड पे होता है, वहां इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300। फिर आप देख पा रहे होंगे एज वी गो डाउन साइड, डिसेंडिंग लिम्ब जो है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनलीज लूप की, ये वाला पार्ट, इसमें हम जब डाउन साइड जाते हैं ना, डाउन साइड जब हम जाते हैं, आप देख लो ऐसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, दिस इज द डाउन साइड और दिस इज द अप साइड। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अप साइड होता है। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है बेटा, जो ये वाली लिम्ब होती है, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो ऑस्मोलैरिटी है, जो ऑस्मोलैरिटी है दैट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग, सॉरी, 300 से फिर 600, 600 से 900 एंड 900 से अल्टीमेटली 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें समझना है। देखो, जब ये फिल्ट्रेट आता है ना, जो ये वाला पोर्शन होता है ना, जो हम बात, जिसकी हम बात करें अभी, डिसेंडिंग लिम्ब, इस डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं अब, हेनलीज लूप की। इसमें क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज वाटर परमिएबल। ये वाटर परमिएबल होती है ये लिम्ब, जिसकी वजह से ये क्या करती है, ये लिम्ब, इसमें जब फिल्ट्रेट आता है, जो उसमें वाटर होता है, पैसिवली विदाउट एनी एनर्जी कंजप्शन, वो क्या होता है, वो वाटर बाहर चला जाता है। आप डायरेक्शन से भी देख लो, ऐसे वाटर बाहर चला जाता है, वाटर
किस स्पेस में जाता है उसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है बेटा, उस स्पेस का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस वजह से क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट में जो सोल्यूशन में वाटर होता है वो मोर एंड मोर मूव हो जाता है, एंटर करता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब उसकी वजह से समझेंगे, क्या समझेंगे कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें तो वाटर वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, पर जो अंदर फिल्ट्रेट बचा ना बेटा, जो ही वो नीचे नीचे आता है ना, फिल्ट्रेट तो एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या होता है कि उसमें वाटर निकल जाता है, तो बचे क्या, सोल्यूट्स खा ले। तो सबसे ज्यादा सोल्यूट्स बच जाते हैं उस फिल्ट्रेट में। उसकी वजह से हमने पहले बोला कि ऑस्मोलरिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स इनसाइड अ सॉल्यूशन। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो सोल्यूट्स हाईली कंसंट्रेट हो जाएंगे ना बेटा, तो उसी वजह से जो इस सॉल्यूशन फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी है दैट इंक्रीजेस एंड गोज अप टू 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर एज यू गो फ्रॉम अप टू डाउन साइड। इस वजह से ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है इनसाइड द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनरीज लूप। साइमल्टेनियसली जब हम दूसरे पार्ट में आप देखेंगे, अब आप दूसरा पार्ट देखो, दैट इज दिस असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इम्परमेबल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इट इज इम्परमेबल टू वाटर, एज यू सी हियर रिटन भी है कि ये वाटर इम्परमेबल होती है ये लिम्ब। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा कि ये वाटर को नहीं करेगा एलो टू गो इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उसकी वजह से क्या हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये सोल्यूट परमिएबल होती है। मगर वो सोल्यूट परमिएशन कैसे होती है, दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट्स लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ अ पंप दैट इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम टू क्लोरो पंप। ये प्रोसेस एक्टिवली है, एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोल्यूट्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये जो सोल्यूट्स होते हैं सोडियम सोडियम क्लोराइड इसने जैसे दिखाया है, ये these flow from filtrate into the interstitial space। तो ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो अंदर फिल्ट्रेट बचा ना बेटा, उसकी क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स डिक्रीजेस। तो उसमें क्या बचेगा सोल्यूशन में, फिल्ट्रेट में खाली वाटर मोर एंड मोर बचेगा, जो बाकी था फिल्ट्रेट में। तो वाटर का बचना अंदर इस ट्यूब्यूल में, असेंडिंग लिम्ब में, सोल्यूट्स का बाहर निकालना, इसका मतलब जो सोल्यूशन बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा, इट विल बिकम डाइल्यूटेड बेटा। तो इस वाले पोर्शन में जो फिल्ट्रेट होता है इट बिकम्स डाइल्यूटेड। तो इतना आपको समझ आया ना। तो पहले लिम्ब में क्या होता है कि डाइल्यूटेड बनना, मतलब हाँ, एक और बात इसमें असेंडिंग लिम्ब में जब ये डाइल्यूट बन जाएगा तो फिर भी जो बेस ऑफ द हेनलीज लूप है, ठीक है, जो बेस ऑफ हेनलीज लूप है ना बेटा, एक मिनट इसको फिर से हम पहले देखेंगे, आंसर करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, तो जो ये असेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनली है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो सोल्यूट ये ऑस्मोलरिटी है, सोल्यूट कंसंट्रेशन है, जो कि वाटर सोल्यूट्स बाहर निकले पर वाटर अंदर निकला, तो ऑस्मोलरिटी फिर से घट जाएगी। आप देख लो 12 से कहाँ आ रही है ऑस्मोलरिटी, इसमें 300 बैक when we go from down to top because there is removal of solutes majorly from this limb। तो इसकी ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोलरिटी फिर से घट जाएगी एंड इट बिकम्स again 300 the basic version of the osmolarity when it comes to the DCT। तो ongoing DCT के बाद distal convoluted tubule के बाद this is the distal convoluted tubule बेटा, this is distal convoluted tubule part। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा ये फिल्ट्रेट और फ्लो करेगा एंड फिर जाएगा अल्टीमेटली रिनल पेल्विस, मेजर कलेक्सिस, माइनर कलेक्सिस, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट एंड फिर सीधे ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे यूरिटर्स में फ्लो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब सब्सिक्वेंटली अब तो हमें समझ आ गया कि जो इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम में अब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, वाटर भी अब इंटरस्टिशियल स्पेस में है। ये देखो यहाँ से ये वाटर भी इंटरस्टिशियल स्पेस में है और फिर अब यहाँ से देखो ये सोल्यूट्स भी इंटरस्टिशियल स्पेस में है। ठीक है, दोनों आपको समझ आ रहे हैं ना। तो दोनों क्या है, दोनों इसी स्पेस में है। ठीक है बेटा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल ऑस्मोलरिटी है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, वो भी उसमें भी एक सोल्यूशन अब बन गया ना, सोल्यूट्स भी यहाँ से आ रहे हैं, सॉल्वेंट भी यहाँ से आ रहा है, तो इसकी वजह से ऑस्मोलरिटी उसकी भी बढ़ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें समझ आ गया एट एंड कि जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है इट एक्ट एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्यों मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करता है, ऑस्मोटिक डिफरेंस को लाता है वजूद में। तो उस ऑस्मोटिक डिफरेंस को अब मेंटेन कैसे करना है, दैट इज बीइंग एक्चुअली डिस्क्राइब्ड बाय अनदर पार्ट, बाय अनदर वेसल, दैट इज कॉल्ड एज, मैं इसको मार्क करूंगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, एक मिनट में इसको मार्क करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंजर दैट हैपेंस इनसाइड द वासा रेक्टा रनिंग साइमल्टेनियसली टू द
हेनलीज लूप। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ से तो आपको समझ आया वाटर कंजर्व हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स कंजर्व हुए। अब यहाँ से ये भी रन करती है, ये भी रन करती है अपोजिट साइड में। तो ऐसे में क्या देखेंगे, ब्लड फ्लो की जो अपना जो ब्लड फ्लो यहाँ पे होता है ना एट द टिप, आप देखो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है ना, यहाँ ब्लड है, ये एक्चुअली आता है कहाँ से, मैं इसको मार्क करूँ जरा, ये यहाँ से आ जाता है इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है ना, यहाँ से जो ब्लड आ गया फिर स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में जाके यहाँ फिर इसमें घुसता है, ठीक है, ये ब्लड इसमें घुसता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी भी ऑस्मोलैरिटी पहले 300 मिली ऑस्मोस पर लीटर होती है। फिर उसके बाद जो ही ये नीचे नीचे जाता है, ये इसको इसका काम ही है क्या, एक्सचेंजर, ये खाली एक्सचेंज करता है, मेंटेन करता है इस ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को जो कि प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म में। जो ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है उसको मेंटेन करना काम होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर की। कैसे मेंटेन करता है देखते हैं बेटा। अब समझो जो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब जो है बेटा, अब उसमें क्या होता है देखो, ये है ascending limb as we go from up to down side inside the ascending limb of the vasa recta, there is again we see there is increase in the osmolarity gradient from 300 to 1200 milliosmoles per liter। अब तो ये समझना है ना इसने क्या किया बेटा, ऐसा इस वाली लिम्ब में क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से इसकी osmolarity बढ़ गई। देखते हैं जो किताबें बोलती है वो ये है कि जो यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में जो यहाँ इन दोनों में से वाटर है इस इलेक्ट्रोलाइट से, ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस रिस्टोर करती है बेटा, वापस रीअब्सॉर्ब करती है इस इंटरस्टिशियल स्पेस से, उठा के उस इन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैक लेती है इनटू दिस इन ब्लड स्ट्रीम। जो वासा रेक्टम में भी ब्लड असेंडिंग लिम्ब में डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, वापस उसी में इन इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस ले जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाए कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन वापस इस ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम सॉल्यूट्स को क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं, वापस रिस्टोर करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस वासा रेक्टा। अब सिमिलरली अब जब दूसरी लिम्ब में आएंगे इसके, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज वासा रेक्टा। अब उसमें जब आप देखोगे ना बेटा, उसमें क्या होता है कि अब नीचे से देखो आप, अब ऑस्मोलैरिटी फिर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 1200 टू 300। इस ऑस्मोलैरिटी का डिक्रीज होना दो ही वजूहात है, या तो वाटर इसमें और एंटर हो गया होगा, या तो सॉल्यूट रिमूव करेगी ये वाली लिम्ब। अब आपने समझा पहली वाली लिम्ब में क्या हो रहा, वाटर को वापस भेज रही है पर यहाँ से सॉल्यूट्स को ले रही है। जब ये सॉल्यूट्स को ले रही है इसका मतलब यहाँ में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। मगर जब हम देखेंगे इस वाली डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब में, जब हम देखेंगे बेटा यहाँ पे ये क्या करती है, ये ब्लड स्ट्रीम की ये असेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा की, ये यहाँ से सोल्यूट्स को, सोडियम क्लोराइड सोल्यूट्स को वापस बाहर धकेल देती है, निकाल देती है बैक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बेटा, और यहाँ से क्या उठाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या उठाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस से ये वाटर को उठा लेती है। अब बेटा जो वाटर यहाँ से हेनलीज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब से निकल रहा था, इंटरस्टिशियल स्पेस में हो रहा था जमा एक्यूमुलेट, उसी वाटर को उठा के बेटा ये कहाँ लेती है, अब इस डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ले रही है, उसमें अब्सॉर्ब कर रही है। इस तरह से जो वाटर इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा था ना, वो वापस रीअब्सॉर्ब हो रहा है बैक इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा। तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, जो वाटर था इंटरस्टिशियल स्पेस में उसको वापस रीअब्सॉर्ब करता है, जाया नहीं होने देता इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये दोनों चीज़ों को वापस सेव करता है, रिस्टोर करता है, प्रिजर्व करता है बैक इन द ब्लड स्ट्रीम। फिर जाके ये कहाँ जाता है, इट फ्लोज आउट ऑफ द किडनी। This blood flows now out of the kidney and goes via renal vein and goes into systemic circulation, and then for further for the process like double circulation, and then removing the carbon dioxide inside the lungs. So this is how at the end water is being preserved. Water and other electrolytes are being preserved and saved back into the bloodstream with the help of this counter current mechanism. I hope बेटा ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और जो कैसे मैकेनिज्म में ये सारा कुछ प्रिजर्व हो रहा है, कैसे ऑस्मोलैरिटी बदलती रहती है, और कैसे वासा रेक्टा इसको मेंटेन करता है, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो डिफरेंस क्रिएट की थी हेनलीज लूप ने, और उसको कैसे मेंटेन कर दे ये वासा रेक्टा, वो आपने समझा होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो एट द एंड जो कुछ टिडबिट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो समराइज किया गया है नीचे से। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है हेनलीज लूप की, उससे वो वाटर परमेबल होती है, तो वाटर आउट हो जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। जो असेंडिंग लिम्ब होती है वाटर इम्परमेबल होती है और सॉल्यूट परमेबल होती है, बट एक्चुअली प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोरो पंप। तो जो वासा रेक्टा होता है उसकी वजह से होता है, इन दोनों प्रोसेस की वजह से होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो दैट बिकम्स हाइपरटोनिक या हाइपर ऑस्मोलैरिटिक, तो टुवर्ड्स इनर मेडुला। क्योंकि ये वाला पोर्शन आप देखो बेटा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है मेडुला, इनर मेडुला पार्ट, ठीक है। यहाँ देखो कलर, देखो इंटेंसिटी, देखो जो ऊपर वाला कलर है इसमें तो लाइट कलर दिखता है, बट इसमें डार्क कलर दिखता है, डीप डार्क कलर क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है इंटरस्टिशियम में, ठीक है। और फिर आगे बोलता है थर्ड रो में क्या बोलता है, ये देखो यहाँ से हेल्प अस इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिव
कलेक्टिंग डक्ट है। और ये प्रोसेस मैं आपको भूल गया था बोलना कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, बेसिकली यहाँ पे शो नहीं किया गया है, पर मैं उसका जो प्रेग्जिस्टिंग पार्ट है दैट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो अनसर्कल किया गया है, इस पे ना व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर बेटा, जब बहुत कम अमाउंट में वाटर द एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम कम हो बॉडी में, ब्लड में, तब क्या हो जाता है कि एडीएच हार्मोन निकल जाता है। ये मैंने पहले भी बोला, वो निकल कर इस पे पड़ता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और फिर क्या करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वेयर देयर इज सोडियम, the sodium always loves the water, it is having hydrophilic nature, and it takes the water along with it and reabsorbs it back and sends it back into the interstitial space. So this is how ADH, antidiuretic hormone, help us in reabsorption of water and the other electrolytes like sodium, potassium, etc. तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आपका दोस्त आबिद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक bye bye, take care, Allah Hafiz. And one more thing, do subscribe and like and comment so that I can continue to make the videos regarding the same. Bye.